ओमपुर गांव में नेहा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करती थी। नेहा के पिता की कई सालों पहले बीमारी के कारण मौत हो चुकी थी। हालांकि नेहा पढ़ाई के साथ साथ गांव के सरपंच जी के यहाँ काम करके अपना घर चला रही थी। नेहा का एक दोस्त था जिसका नाम महेश था। महेश का नेहा के घर आना जाना काफी ज्यादा था क्योंकि दोनों बचपन से दोस्त थे। महेश, आज ये सारा सामान लेकर आना है, मुझे काम से आने में लेट हो जाएगा, तुम ला तो दोगे ना? आज तक किसी काम के लिए ना कहा है क्या? नहीं, लेकिन पूछना तो बनता है। क्या पता तेरा मूड ठीक ना हो या फिर तेरे जाने का मन ना हो, बहुत सारी चीज हो सकती है। महेश और नेहा के इस लगाव को देखकर कई लोग तो सवाल उठाते और कई लोग इन्हें इन दोनों की दोस्ती मानते। एक रोज नेहा के घर उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है और वो देखती है कि नेहा खाना बना रही है और महेश खाना खा रहा है। अरे सुलोचना बहन, काफी समय से मेरे मन में एक सवाल आ रहा था, क्यों ना अब तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है तो उसकी शादी के लिए कोई लड़का देखो। और देखो भी क्या, लड़का तो आसपास ही है। अरे विमला बहन, तुम क्या कहना चाहती हो, कुछ समझी नहीं मैं तो ये कह रही थी कि महेश और नेहा की खूब बनती है, क्यों नहीं दोनों की शादी करवा दो। हर वक्त दोनों साथ रहते हैं, खाते भी साथ हैं, घूमते भी साथ हैं, बस घर अलग अलग है। अरे नहीं नहीं, ये तो बेचारे महेश का बड़प्पन है कि वो घर का काम काज कर देता है। अब नेहा बेचारी काम करने जाती है तो बाहर से सामान लाना, दवा लाना, ये सब कर देता है महेश। वैसे विमला काकी, उम्र तो आपकी बेटी की भी हो गई है शादी की, तो आप उसकी शादी क्यों नहीं कर देती? नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। विमला को नेहा की बात बुरी लग जाती है। विमला तो वहां से चली जाती है, लेकिन उसके मन में हर वक्त नेहा और महेश को लेकर तरह तरह के सवाल उठते रहते। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज देर रात विमला देखती है महेश नेहा के घर में गया है। मौका अच्छा है, इस लड़की को आज अच्छे से बदनाम करूंगी। उस दिन इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही थी। अरे मेरा नाम भी विमला है, विमला। मुझसे पंगा लेने वाला मिट्टी में मिलकर रह जाता है। इतना कहकर विमला सुलोचना के घर के बाहर दरवाजे पर पहुंचती है और शोर मचाने लगती है। विमला की आवाज सुनकर देर रात गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर आते हैं और सुलोचना के घर की तरफ बढ़ते हैं। तभी सुलोचना के घर से सुलोचना, महेश और नेहा निकलते हैं। अरे विमला काकी, किस लिए इतना शोर मचा रही हो रात के वक्त? ऐसा भी क्या देख लिया जो सोने के वक्त चिल्लाए जा रही हो? ऐसा क्या देख लिया, तुम्हारे सामने ही है जो है। अरे इतनी रात गई, इसे मैंने नेहा के घर से निकलते देखा है। जवान लड़की और रात के समय ये जवान लड़का गुल्ली डंडा थोड़ी ही खेल रहे होंगे अंदर। अरे राम रे राम, मैंने तो सुलोचना काकी को कितनी बार कहा है कि बेटी जवान हो रही है, जवान लड़कों का घर में आना जाना बंद करवा दो, लेकिन नहीं, किसी को कहाँ फर्क पड़ता है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, बेचारा महेश तो मेरी दवा देने आया था। अब जवान लड़की की माँ अपने मुंह से ये थोड़ी कहेगी कि मेरे घर से एक जवान लड़का निकला है। ये सब देखकर तो मेरी आंखें फूट जाएं, वही अच्छा है। मैं तो ये रोज रोज देखकर परेशान हो गई हूँ। कल को मेरी बेटी, तुम्हारी बेटी, बाकी की लड़कियों पर क्या असर पड़ेगा, इसलिए मुझे शोर मचाना पड़ा। विमला काकी, आपके मुंह में जो आ रहा है बोले जा रही हो, बोलने पर थोड़ा संयम दो और सोचो कि आप क्या बोल रही हो। वही बोल रही हूँ जो देख और सुन रही हूँ, बल्कि पूरा गांव देख रहा है तुम दोनों की करतूत। अरे इतना ही प्यार आता है तो शादी क्यों नहीं कर लेते? लेकिन बहुत हुआ, मैं तो कहती हूँ इन दोनों को सबक सिखा दो। बिल्कुल बिल्कुल, इन दोनों को पेड़ में बांध दिया जाए और भूखा प्यासा रखा जाए। इससे कुछ नहीं होगा। कल को गांव में ऐसा कोई दोबारा ना करे, इसके लिए इन दोनों को सजा देना तो बनता है। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, आज से महेश मेरे घर नहीं आएगा। अगर आप लोगों को कुछ गलत लगता है तो, लेकिन मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। अपने पिता के जाने के बाद घर संभाल रही है, वो इस तरह की हरकत कभी नहीं करेगी, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। और दोनों को ही गंजा कर दिया जाता है। दोनों को इतना ज्यादा मारा जाता है कि दोनों की हालत गंभीर हो जाती है और अस्पताल ले जाते दोनों की मौत हो जाती है। अपनी जवान बेटी की मौत और बदनामी के बाद सुलोचना को करीब महीने बाद हार्ट अटैक आता है और वो भी इस दुनिया को अलविदा कह देती है। लेकिन गांव के लोगों को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को करीब कई महीने बीत जाते हैं और एक रोज जब विमला के दरवाजे पर बारात आती है तो एक बड़ा हादसा हो जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी जवान बेटी और होने वाले दामाद को किसकी नजर लग गई? ये सब नेहा और महेश की आत्मा ने किया होगा, मुझे पूरा। अरे बारात आते इतनी तेज आंधी आई कि किसी को कुछ पता ही नहीं लगा कि कौन कहाँ चला गया। और जब आंधी थमी तो गांव वालों ने देखा आपकी लड़की और होने वाले दामाद की मौत हो चुकी है। बहुत बुरा हुआ विमला काकी।
ना जाने अब किसके सहारे जीऊंगी मैं, मेरा क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। गांव में ये पहली बार था जब शादी के दौरान ऐसा हादसा हुआ और इस हादसे को लोग नेहा और महेश की मौत से जोड़ रहे थे। और कुछ दिन बाद गांव में एक और शादी होती है और इस बार शादी की रात दूल्हा और दुल्हन दोनों फांसी पर लटके मिलते हैं। अपनी पत्नी के जाने के बाद अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, इंजीनियर बनाया और शहर की लड़की से शादी भी की। लेकिन देखो जरा, शादी वाली रात ही दोनों फांसी लगाकर जान दे चुके हैं। ना जाने किस बात का गम था दोनों को, मुझसे तो बताया होता। नहीं नहीं नहीं, उन दोनों ने खुद से फांसी नहीं लगाई है, ये फांसी लगाने वाला कोई और ही है। मैं यकीन से कह सकती हूँ इस गांव में नेहा और महेश की आत्मा भटक रही है। मेरा दिल कह रहा है गांव में होने वाली शादी मातम में बदल जाएगी। अब तक जिनकी भी शादी हुई है उन्हें मौत नसीब हुई है। बहुत लोग इस बात को मानते हैं और बहुत लोग इस बात पर यकीन नहीं करते। और गांव में अब तीसरी शादी होती है और विदाई के वक्त ही दुल्हन और दूल्हे दोनों की लाश एक रूम में मिलती है। और इस हादसे के बाद गांव में लोग शादी के नाम से डर रहे थे। बिमला बिल्कुल ठीक कह रही है। हम गांव वालों ने महेश और नेहा को मार कर गलती कर दी है। उनकी आत्मा भटक रही है और गांव में शादीशुदा जोड़ों को मार रही है। सबसे खास बात तो ये है कि गांव वालों ने उन दोनों को गंजा कर दिया था। हमसे गलती हो गई। मैंने अपनी बेटी खो दी और अपनी बेटी को खोने का दुख क्या होता है मैं आज भुगत रही हूँ। सुलोचना से मैं माफी मांगती हूँ। मैंने जो कुछ किया अपने स्वार्थ में किया। तुम्हारी वजह से गांव वाले लोग मुसीबत में पड़ गए हैं। गांव में जवान लड़के और लड़कियों की शादी करने से लोग कतरा रहे हैं। अगर उन्होंने अपने बच्चों की शादी की तो वो मारे जाएंगे। मुझे भी अपने बच्चों को खोने का एहसास है। मैं नहीं चाहता कि गांव में अब और मौतें हो, इसलिए हमें इसका समाधान निकालना होगा। इसके लिए मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मैंने जो पाप किया है उसके लिए अगर मैं अपनी जान भी दे दूं तो कम है। और अब तो मेरे जीने का कोई मकसद नहीं रह गया। मैंने अपनी जवान बेटी खो दी है। जहाँ एक तरफ गांव के लोग डरे सहमे हुए थे और अपने ऊपर आए समस्या का समाधान ढूंढ रहे थे, गांव के लोग एक बार फिर मंदिर के बाहर इकट्ठा होते हैं। तभी वहां से एक साधु बाबा गुजर रहे थे जो गांव के लोगों की बात सुनकर रुक जाते हैं। बाबा प्रणाम, आप इस गांव के तो नहीं लगते? इस गांव में कुछ बुरा हुआ है जिसकी सजा गांव का हर व्यक्ति भुगत रहा है। वो बाबा हाथ में कमंडल लिए थे और आंखें बंद करके कमंडल का जल इधर उधर चारों दिशाओं में छिड़कते हैं और अपनी आंखें खोलते ही वहां मौजूद लोगों से कहते हैं, जिस बुरी शक्ति के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो, असल में उस बुरी शक्ति को तुम्हारे द्वारा ही सताया गया है। दो प्रेमी जोड़ों को तुमने अलग किया है, अब उनकी शादी करवानी होगी। ये चुड़ैल और भूत के रूप में अपनी बुरी शक्तियों से नए शादीशुदा जोड़ों को मार रहे हैं। गांव के लोग अब उस बाबा से आग्रह करते हैं कि कुछ दिन रुककर चुड़ैल और भूत दोनों की शादी करवाकर ही वो वहां से जाएं। और बाबा भी वैसा ही करते हैं। विधि विधान के साथ उन दोनों के नाम का गुड्डा गुड़िया बनाकर उनकी शादी करवाते हैं, साथ में फेरे करवाते हैं और शादी संपन्न होते ही दोनों की आत्मा को मुक्ति प्रदान होती है। उन दोनों की शादी संपन्न हुई। वो दोनों अब सदा सदा के लिए एक हो चुके हैं और सदा के लिए मुक्ति पा चुके हैं। वो गांव के किसी भी व्यक्ति को अब परेशान नहीं करेंगे। लेकिन कभी भी इस तरह की गलती दोबारा ना करना। देखा ना, इससे इतनी जाने गईं। जिनकी जान जा चुकी थी वो तो लौटकर वापस नहीं आ सकते थे, लेकिन गांव में अब दोबारा किसी जोड़े की मौत नहीं होती।